एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें डिग्निटी या फिर हम देखते हैं दोस्तों कि सम्मान के साथ रिस्पेक्टफुली सोसाइटी में रहें और हमें सोसाइटी से आप देखते हैं दोस्तों कि रिस्पेक्ट भी मिले। अगर देखा जाए किसी भी कंट्री के अंदर अगर लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर मुझे काम मिलता है तो मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास पैसा होगा तो मैं हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। अपनी क्लास 11th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं ये YouTube पर मौजूद हमारा क्लास 11 से रिलेटेड एक बहुत ही जबरदस्त बैच जिसका नाम है विजय बैच। और इसके अंदर दोस्तों हम लोग आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं और आपका जो पॉलिटिकल साइंस यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान वाला विषय है यानी कि राजनीतिक विज्ञान वाला सब्जेक्ट है उसे आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्लास 11th का एक और बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा और बहुत ही सिंपल सा एक चैप्टर है जिसको हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग इस चैप्टर का नाम मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है राइट्स। और एक ही क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर की पूरी कहानी को आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर की सारी बातें हमारे एक ही लेक्चर के अंदर आपको कंक्लूड होते हुए दिखेंगी। अब करना क्या है, इसके लिए ना बस आपको एक चीज का इंतजार करना है और वो क्या है कि आपके पास एक अच्छे तरीके से आप देखते हैं कि दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन हो जहां पर किसी तरीके की कोई वीडियो में लैग ना हो और आप सही तरीके से पूरी क्लास को देखें। और उसी के साथ साथ आपके पास आपके नोटबुक या फिर आपके नोट्स कैरी करने के लिए कोई कॉपी होनी चाहिए या फिर रजिस्टर जहां पर आप लोग सारे इंपॉर्टेंट बातों को साथ साथ लिखते रहें। ठीक है। अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हमारे सारे बच्चे तैयार हैं, हम लोग अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सभी के साथ दोस्तों हम लोग किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ये जो प्यारा सा हमारा चैप्टर है जिसे हम लोग राइट्स कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है बेटा, हिंदी में हम लोग इसको अधिकार कह रहे हैं। इस चैप्टर की सारी कहानी को हम लोग एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे। सर चैप्टर को करें शुरू, पहले क्यों ना उससे पहले ये डिस्कस कर लें आप सभी के साथ कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे तो पूरा ही चैप्टर, लेकिन इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, चलिए उसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ना हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर राइट्स, कि आखिर राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन को समझेंगे। और किस तरीके से पेपर के अंदर यहां से हमें सवाल बनने वाले हैं, उसके आंसर को भी हम लोग किस तरीके से लिखेंगे वो समझेंगे। फिर इसके बाद वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, कि ये जो राइट्स हैं ये आखिर कहां से हमें ओरिजिनेट होते हुए दिखे हैं। अगर हम लोग इंसानी सभ्यता या फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो कब से राइट्स की डिमांड हमें आती हुई दिखी, राइट्स का ओरिजिन कहां से हमें होता हुआ दिखा, उसके बारे में जानेंगे। फिर हमारे साथ एक होता है लीगल राइट्स। लीगल राइट्स क्या है, लीगल राइट्स का यूज कहां कहां होता है, हमारे पास कितने तरीके के लीगल राइट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। और उसी के साथ साथ लीगल राइट्स हमें हमारी स्टेट या फिर कंट्री देती है, इसके कॉन्टेक्स्ट में सारी बातों को जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ राइट्स, कि भैया हमारे पास ना अलग अलग तरीके के राइट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पॉलिटिकल राइट हुआ, आप देखते हैं दोस्तों कि सोशल इकोनॉमिक राइट हुआ, इनके बारे में हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग राइट्स के साथ साथ हमारे साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमें देखने को मिलती हैं, है ना। अब इन पॉइंट्स को भी हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आपके सामने डिस्कस करेंगे। इन 5 प्यारे से सिंपल से नन्हे मुन्ने पॉइंट्स के अंदर हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने कंक्लूड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस पॉइंट को लेकर आपके साथ डिस्कशन होगा वो यही है कि भाई आखिर राइट्स के इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर राइट क्या होते हैं या फिर राइट्स क्या होते हैं, जिनको हम लोग हिंदी के अंदर क्या कह रहे हैं बेटा, जिनको हम लोग हिंदी के अंदर अधिकार कह रहे हैं। चलिए एक एक कर इनकी डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ये जो हमारा अधिकार है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए, अ राइट इज एसेंशियल एंड एंटाइटल्ड और जस्टिफाइड एज क्लेम। इट डिनोट्स व्हाट वी आर एंटाइटल्ड टू एज अ सिटीजन, एज इंडिविजुअल्स एंड एज ह्यूमन बीइंग्स। देखो हर एक इंसान का, एक इंसान होने के नाते कुछ ना कुछ आप देखते हैं दोस्तों कि अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हैं या फिर आप किसी कंट्री के अंदर रह रहे हैं तो आपके पास ना आप देखते हैं दोस्तों कि एक इंसान होने की वजह से, एक ह्यूमन बीइंग होने की वजह से, एक ह्यूमन काइंड होने की वजह से कुछ राइट्स आपको दिए गए हैं। और ये राइट्स कैसे हैं दोस्तों, ये राइट्स आप देखते हैं दोस्तों एक तरीके से ना आपकी लाइफ को या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा सिंपल बना देते हैं। देखा जाए, इनफैक्ट वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच राइट्स हैव बीन क्लेम्ड इज दैट दे रिप्रेजेंट कंडीशंस दैट वी कलेक्टिवली सी अ सोर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो अगर देखा जाए सोसाइटी के अंदर, अगर हम लोग देखें दोस्तों कि हम सभी लोग रह रहे हैं और हम सभी लोग ह्यूमन हैं और हम सभी लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जो भी जिस समाज के अंदर रह रहा है या फिर जिस सोसाइटी के अंदर रह रहा है उसको रिस्पेक्ट मिले, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप किसी भी कास्ट से आए, चाहे आप किसी भी रिलीजन से आए, चाहे आप किसी भी जेंडर से आए।
एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें डिग्निटी या फिर हम देखते हैं दोस्तों कि सम्मान के साथ रिस्पेक्टफुली सोसाइटी में रहें और हमें सोसाइटी से आप देखते हैं दोस्तों कि रिस्पेक्ट भी मिले। इस चीज की हमें एस्पिरेशन होती है या फिर इस चीज की हमें ख्वाहिश होती है और ये एक तरीके का आपका राइट है कि अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी के बनाए हुए जो लॉज हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तो सोसाइटी आपको क्या करे, रिस्पेक्ट दे, सोसाइटी आपको एक तरीके से आपकी डिग्निटी को आगे बढ़ाए। उसी के साथ साथ अनदर ग्राउंड ऑन विच राइट्स हैव बीन क्लेम्ड इज दैट दे आर नेसेसरी फॉर आवर वेल बीइंग, दे हेल्प इंडिविजुअल्स टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स। भाई अगर हमारे पास राइट्स नहीं होंगे, जैसे हमारा हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, आपको और मुझको, हम सभी को जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको राइट देता है क्या कि हम सभी ना इंडिपेंडेंट हैं, हम जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं इंडिया के अंदर, हम जहां पर बसना चाहें वहां बस सकते हैं, हम किसी भी तरीके के प्रोफेशन में जा सकते हैं, है ना। तो ये हमारा राइट है। अब ये जो राइट हमें मिला हुआ है ना, इसके जरिए हम अपने टैलेंट को उभार सकते हैं, हम अपने टैलेंट को और बेहतर बना सकते हैं। हम इसी के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है इक्वालिटी का। आप किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन या फिर लैंग्वेज से आते हो, आप कंट्री के अंदर किसी भी हिस्से से आते हो, चाहे आप पूरब से हो, पश्चिम से, उत्तर से हो, दक्षिण से, अगर आप कंट्री के अंदर रह रहे हैं ना, तो किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी अगर आपको दी जाएगी तो वो सबके साथ इक्वली शेयर होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर जो हिंदी नेटिव्स हैं उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर जो तमिलियंस या फिर हमें देखता है जो तेलुगु स्पीकर्स हैं उनके साथ कम अपॉर्चुनिटी शेयर की जाएगी। तो एक सोसाइटी के तौर पर हमें देखने को मिलता है राइट्स ऐसी चीजें होती हैं जो उस कंट्री में रहने वाले या फिर किसी स्टेट के अंदर रहने वाले जो सिटीजन्स होते हैं उनकी लाइफ को आसान बनाता है और उनकी स्किल्स को और उनके टैलेंट को निखारने की कोशिश करता है। अगर हमारे पास इक्वालिटी नहीं होगी तो हर एक इंसान को राइट नहीं मिल पाएगा अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने का, और फिर हमारी कंट्री के अंदर हमें टैलेंटलेस लोग दिखते हुए देखने को मिलेंगे। तो यही बात बताई गई कि भैया राइट्स क्या करते हैं, आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं। वो आपकी जिंदगी को इतना आसान बना देते हैं कि जिसकी वजह से हर एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, अपने आप को डेवलप कर सकता है, अपने टैलेंट को बेहतर बना सकता है और अपनी स्किल्स को जबरदस्त तरीके से ऊपर लेकर जा सकता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन हमारे सामने है, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, कि भैया आखिर ये राइट्स का ओरिजिन अपन को कहां से होता हुआ दिखा। ये सवाल अब हमारे सामने यहां पर हमें आता हुआ दिख रहा है। In 17th and 18th century, political theories argued that rights are given to us by nature or God. It meant that rights were not conferred by ruler or a society, rather we are born with them. तो 17th और आप देखते हैं दोस्तों कि 16th सेंचुरी के अंदर की यहां पर बात हो रही है, यानी कि 1600 की और 1700 की यहां पर हमें बात होते हुए देखने को मिल रही है। अराउंड इन्हीं सालों के अंदर, अभी हम लोग 2024 के अंदर बैठे हुए हैं और आज से लगभग आप देखते हैं दोस्तों कि 600 साल पहले, है ना, राइट्स के ओरिजिन की बात होने लग जाती है। अलग अलग तरीके के थिंकर्स हमें आते हुए दिखते हैं और ये स्पेसिफिकली थिंकर्स हमें कहां पर आते हुए दिख रहे हैं, ये जो विचारक हमें आते हुए दिख रहे हैं, ये जो दार्शनिक हमें आते हुए दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हमें यूरोप के अंदर आते हुए दिखते हैं। और यूरोप के अंदर ना आप देखते हैं दोस्तों कि वहां पर अधिकतर कंट्रीज के अंदर मोनार्की सिस्टम हुआ करता था या फिर राजाओं का राज हुआ करता था। और वहां के राजाओं ने ना अपने लोगों को किसी तरीके का कोई राइट नहीं दिया हुआ था, लोगों को परेशान किया जाता था, लोगों को सप्रेस किया जाता था, लोगों के पास किसी तरीके की कोई छूट नहीं थी, लोगों के पास किसी तरीके की आप देखते हैं दोस्तों की कोई फ्रीडम नहीं थी। और इसी टाइम पर बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं और ये पॉलिटिकल थिंकर सोसाइटी के अंदर एक तरीके से अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हैं और ये बताते हैं कि जो ये राइट्स है ना, ये हमारी सोसाइटी चाहे अगर हमें नहीं दे रही हो, लेकिन जो क्रिएटर है, जिसने हम सभी को बनाया है, चाहे आप उसे गॉड कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, जिसने भी इंसान को बनाया है अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, आप देखते हैं दोस्तों कि गॉड के द्वारा दिए गए हमारे राइट्स हैं। और अगर एक इंसान पैदा हो जाता है, अगर एक ह्यूमन बीइंग पैदा हो जाता है, तो उसका राइट है कि उसको फ्रीडम मिले। अगर एक ह्यूमन बीइंग पैदा हो जाता है तो उसका राइट है कि उसको इक्वालिटी मिले। अगर एक ह्यूमन बीइंग पैदा हो जाता है तो उसको राइट है कि वो क्या कर सके, वो किसी भी तरीके के प्रोफेशन में जा सके। तो कुछ बेसिक हमारे राइट्स हैं जो ना तो हमारा रूलर हमें दे रहा है, ना तो हमारी कंट्री का आप देखते हैं दोस्तों की जो किंग है वो हमें दे रहा है, या फिर हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर दे रहा है। ये राइट्स नेचुरली हमारे साथ आ जाते हैं, एक इंसान के नाते हम सभी को ये राइट्स गॉड के जरिए दिए गए हैं। ये थॉट हमें आता हुआ देखने को मिलता है 16th और 17th और 18th सेंचुरी के अंदर। इन रिसेंट ईयर्स द टर्म ह्यूमन राइट्स इज बीइंग यूज्ड मोर देन द टर्म नेचुरल राइट, बिकॉज द आइडिया देयर बीइंग अ नेचुरल लॉ or a set of norms that are the let down by the nature or God or appears unacceptable today। तो देखो शुरुआती टाइम के अंदर अगर हमने देखा दोस्तों, आज से 600 इयर्स पहले जब हम बात कर रहे थे 17th और 18th सेंचुरी के अंदर, तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि बेसिकली जो प्राइमरीली फोकस हुआ करता था वो इसी बात पर हो रहा है कि भैया हमारे जितने भी ये राइट्स है ना, इनको किन्होंने क्रिएट किया है, ये हमारे सारे के सारे राइट्स को गॉड के जरिए प्रेजेंट किया गया है।
लेकिन धीरे धीरे आप देखें दोस्तों कि इन करंट सिचुएशन के अंदर अगर हम देखते हैं कि जो गॉड के जरिए दिए गए राइट का पर्सपेक्टिव था ना, ये हमें चेंज होता हुआ दिखा और इनको एक नए वर्ड के साथ रिप्लेस कर लिया गया जिसको हम लोग ह्यूमन राइट्स के नाम से जान रहे हैं। अब ये ह्यूमन राइट्स क्या है? ये सारे वही राइट्स हैं, जैसे आपको इंडिपेंडेंस मिले, आपको इक्वालिटी के साथ रखा जाए, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और इस ह्यूमन राइट के जरिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम ह्यूमन राइट के जरिए ना जो नॉन बिलीवर हैं, जो एथीस्ट लोग हैं, उनको भी इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जोड़ लेते हैं, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट बिलीव इन गॉड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गॉड के कॉन्सेप्ट में ही विश्वास नहीं करते हैं। तो जब हम लोग ह्यूमन राइट वर्ड को यूज करते हैं तो इसके अंदर सबको इनकलकेट कर लिया जाता है और सबको इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है। Rights are increasingly seen as guarantees that human beings themselves seek or arrive in order to lead a minimum good life. So basically rights का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हर इंसान की जिंदगी को अच्छा बनाना, पहले से बेहतर बनाना और अच्छे से अच्छा करना, यही हर राइट का क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव, और इसीलिए राइट्स को बनाया गया है। आगे देखते हैं। The conception of a free and equal self is increasingly being used to challenge existing inequality based on race, caste, religion and gender. तो भैया राइट्स क्या बात करते हैं? राइट्स आपकी बात करते हैं कि आप सभी फ्री हैं, यानी कि आपको फ्रीडम मिली हुई है, आप सभी इक्वल हैं। अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, आप किसी कंट्री में रह रहे हैं, आप किसी स्टेट में रह रहे हैं और वहां पर आपके साथ ना किसी तरीके की कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी। किस बेसिस पर? ना तो आपकी रेस की वजह से कि आप काले हैं या फिर गोरे हैं, या फिर आपकी कास्ट की वजह से, या फिर आपके रिलीजन की वजह से, या फिर आपके जेंडर की वजह से, या फिर आपके लैंग्वेज की वजह से, या फिर आपके कल्चर की वजह से। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं होगा और इसकी पूरी पूरी गारंटी हमारा राइट रखता है। तो राइट्स लोगों को समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, सेम पेस पर ले आते हैं, सेम स्टेज पर ले आते हैं कि अमीर से अमीर आदमी होगा या फिर गरीब से गरीब आदमी होगा, दोनों देश के लॉ की नजर में, दोनों देश के कानून की नजर में इक्वली ट्रीट होंगे और जो कंट्री होगी वो क्या करेगी, दोनों की जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेगी और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। The notion of universal human rights have been used by opposed people all over the world to challenge laws within segregate them and deny them equal opportunities or right. तो यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों, यहां पर अगर देखा जाए ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि जो ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, हम सभी को इक्वल राइट नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी थॉट है कि कुछ लोग, आप देखते हैं दोस्तों कि इनका ये थॉट हमें आता हुआ दिखा, इनका ये मानना रहा कि भैया हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ना ह्यूमन राइट्स के, हर किसी को इंडिपेंडेंस मिले, हर किसी के साथ इक्वालिटी हो, इसको पूरे तौर पर हम लोग एप्लीकेबल नहीं मानते हैं। और कुछ एक अलग तरीके का थॉट ये भी आता हुआ दिखता है कि सबको अपॉर्चुनिटीज देना, सबको इक्वल राइट्स देना पॉसिबल नहीं है। ये एक अलग तरीके की थॉट हमें आता हुआ यहां दिखा। The list of human rights which people have claimed have exempted over the years, so societies face new threats and challenges. For example, people are very conscious today of the need to protect the natural environment, and this has guaranteed demands on rights to clean air, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल। अब देखो टाइम के हिसाब से ना इंसान की इन्वॉल्वमेंट, या फिर आप देखते हैं कि हम लोग इवॉल्व हुए हैं। अगर हम लोग आज से लगभग 30-40 साल पहले के अपनी पूरे वर्ल्ड को देखें तो वहां पर लोगों का प्राइमरी फोकस क्या था कि भैया एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया करती थी और हर कंट्री की यही ख्वाहिश थी कि हम अपने लोगों को सिक्योरिटी दें और हमारे लोग सिक्योर रहें, बाहर से कोई अटैक ना हो जाए। लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से ना हर एक कंट्री के अंदर क्या किया जाएगा दोस्तों कि हर सिटीजन को क्या मिलेगी, इंडिपेंडेंस मिलेगी। हर एक कंट्री के अंदर रहने वाले हर इंसान को आप देखते हैं दोस्तों कि इक्वालिटी मिलेगी। उसी के साथ साथ वो जिस रिलीजन को फॉलो करता है वो उस रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसमें किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होगी। ये तो कुछ बेसिक नेसेसिटीज हमें देखने को मिली, ये तो कुछ हमारे बेसिक राइट्स हमें देखने को मिले। बट टाइम के साथ साथ ना हमें देखने को मिलता है कि राइट्स का जो पैरामीटर है या फिर अधिकारों की जो आप देखते हैं कि पोजीशन है वो हमें बढ़ती हुई दिखी। अब लोगों की डिमांड ये है कि अगर हम लोग किसी स्टेट के अंदर रह रहे हैं या फिर किसी शहर के अंदर रह रहे हैं तो ये हमारा राइट है कि हमें क्लीन एयर मिले, हमारा एनवायरमेंट साफ हो, हमें साफ पानी पीने को मिले, हमारे एनवायरमेंट के अंदर किसी तरीके की कोई खराबी ना हो। इस तरीके की भी डिमांड अब हमें आती हुई दिख रही है और इसको भी राइट कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि हर इंसान के लिए ये जरूरी है ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। राइट्स का मतलब क्या है कि वो सभी चीजें जो आपकी लाइफ को आसान बनाए, जो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करें, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। और क्लीन हवा, साफ पानी, है ना, अच्छा एनवायरनमेंट आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। इसीलिए ये आपका राइट है कि आपको ये सारी चीजें मिले। इंडिपेंडेंस के साथ साथ, फ्रीडम के साथ साथ, इक्वालिटी के साथ साथ ये भी बेसिक नेसेसिटी की चीजें इंक्लूड की जा रही हैं। अब बिल ऑफ राइट्स, अब है लीगल राइट्स एंड स्टेट राइट। इनको भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक एक कर आपके सामने डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट को बहुत मजेदार तरीके से रखना शुरू कर देंगे और बहुत प्यारे प्यारे तरीके से इस चैप्टर के सारे ये जो हमारे पॉइंट्स हमें आते हुए दिख रहे हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। लिखा है लीगल राइट्स एंड दी स्टेट। देखो, अब बिल ऑफ राइट्स
is enshrined in the constitution of many countries. In India we call them fundamental rights. तो अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो हर कंट्री या फिर हर स्टेट क्या करती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ राइट्स को अपने लोगों के लिए रखती है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो हमारे इंडिया का संविधान है वो क्या करता है दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमें 6 राइट्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर आप इंडिया के अंदर पैदा हो गए, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो ये 6 राइट्स आपके पास हैं और आपसे ये 6 राइट्स कोई भी नहीं खरीद छीन सकता, कोई भी आपसे इन राइट्स को क्या नहीं कर सकता, आपसे नहीं ले सकता। अच्छा, the rights mentioned in the constitution would be those which are considered to be the basic importance. In some cases these may be supplemented by claims which gain importance because of the particular history and customs of the country. अगर देखा जाए किसी भी कंट्री के अंदर अगर लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उस कंट्री की क्या हिस्ट्री रही थी। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमने ना दोस्तों, हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस को अपना पहला फंडामेंटल राइट बनाया। क्यों? क्योंकि इंडिया को अराउंड अगर आप देखें 200 से 250 सालों की आजादी के बाद 200 से 250 सालों की गुलामी के बाद आजादी मिली थी और हमारा पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम सभी को आजादी मिले, हम सभी फ्री हो, हम सभी को फ्रीडम मिले। किसी भी कंट्री के अंदर जिन लोगों को राइट्स वहां पर दिए जाते हैं वो राइट्स डिपेंड करते हैं कि उस कंट्री की हिस्ट्री क्या रही थी। क्योंकि भारत का इतिहास इस तरीके से था कि हमें 200 से 250 सालों की गुलामी के बाद आजादी मिल रही थी, इसीलिए हमारे यहाँ पर हमने फ्रीडम का ये जो हमारा राइट है इसे सबसे पहले ऊपर रखा। उसी के साथ साथ हमारी सोसाइटी के अंदर आजादी से पहले मुगल्स के टाइम पर, राजा महाराजाओं के टाइम पर इक्वालिटी नहीं हुआ करती थी, इनइक्वालिटी देखने को मिलती थी। हमारे यहाँ पर कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था और बहुत सारे लोगों तक हजारों साल से आप देखते हैं दोस्तों कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और इसीलिए ये महसूस किया गया कि हमें अपनी सोसाइटी के अंदर इन इक्वालिटी को खत्म करना है और हमें क्या करना है दोस्तों कि सबको इक्वल ट्रीट करना है। ये बात यहां पर प्रेजेंट की गई और अगर ध्यान से देखा जाए ना दोस्तों कि किसी भी कंट्री के अंदर जो भी राइट्स प्रेजेंट किए जाते हैं या फिर लाए जाते हैं वो इस कंट्री के हिस्ट्री को ध्यान में रखकर क्रिएट किए जाते हैं। द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ आर क्लेम्स are so important that several theorists define rights as claims that are recognized by the state। तो अगर देखा जाए ना, अगर हम लोग सिंपल सरल शब्दों में ये भी कहने की कोशिश करें कि राइट्स क्या है दोस्तों, लोगों के द्वारा किए जाने वाले कुछ क्लेम्स हैं कि भाई मैं एक तरीके से दावा करता हूं कि मैं इस कंट्री के अंदर रह रहा हूं और हमारी कंट्री के अंदर अगर हम रह रहे हैं ना तो हमें अपनी गवर्नमेंट से या फिर अपने संविधान से कुछ चीजें चाहिए और गवर्नमेंट और या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो चीजें हमें देता है और इन्हीं को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, इसी को हम लोग राइट्स के नाम से रिकॉग्निशन दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। However, in most cases, the claimed rights are directed towards the state. That is, through these rights, people make demands upon the state. Thus, rights place an obligation upon the state टू एक्ट इन सर्टेन काइंड्स ऑफ वेज। तो अगर देखा जाए ना दोस्तों, अगर जब भी हम लोग बात करते हैं क्या है दोस्तों कि जब भी हम लोग राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो राइट्स क्या है, राइट्स आर क्लेम्स। क्या है दोस्तों कि लोगों के द्वारा किए जाने वाले क्लेम्स हैं कि भैया हम अपनी गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वो हमें कुछ दे और गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए उनको कुछ राइट्स दे रही है। कौन कौन से राइट्स दे रही है? हर कंट्री के अंदर आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इक्वालिटी को खत्म किया जाएगा, आपके रिलीजन को किसी तरीके से आप देखते हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करेगी, आपको अपने रिलीजन का पूरे तौर पर आप देखते हैं दोस्तों की पॉपुलैरिटी करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी के सारी क्लेम्स हैं जो एक इंसान, एक सिटीजन अपनी गवर्नमेंट से मांगता है और गवर्नमेंट इसको फुलफिल करने की कोशिश करती है ताकि लोगों की लाइफ को बेहतर बनाया जा सके। राइट्स नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू, they also suggest what the state must refrain are doing। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना, राइट्स हमें क्या बता रहे हैं दोस्तों कि राइट्स हमें सीधे सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि आपने अपनी कंट्री की गवर्नमेंट से या फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ डिमांड रखी और आपकी डिमांड आप देखते हैं दोस्तों कि यहां पर फुलफिल कर ली जाती है और इन फुलफिल की गई डिमांड्स के जरिए क्या किया जाता है, लोगों को जो ये राइट्स मिल जाते हैं इसके जरिए कंट्री की डेवलपमेंट की जाती है या फिर कंट्री को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। Our right ensure that the authority of the state is exercised without volunteering and sanctity of individual life and liberty। तो अगर देखा जाए, अगर हमारे पास राइट्स होंगे तो हमारे पास ना किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ नहीं दिखेगा। अगर हमारी गवर्नमेंट हम सभी को कोई राइट्स दे रही है, कुछ राइट्स दे रही है, इन राइट्स के जरिए आपकी और हमारी, हम सब की जिंदगी सिंपल होगी और फिर जिस कंट्री के अंदर लोगों के पास राइट्स होते हैं उसके उस कंट्री के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि उस कंट्री के अंदर उस कंट्री को चलाना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। अलग अलग तरीके के डिस्क्रिमिनेशन या फिर आप देखते हैं दोस्तों की जो डिफिकल्टीज होती हैं वो आपको आते हुए नहीं दिखती हैं और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत लीगल प्रोसेस के तहत आप देखते हैं कि चीजें हमें होते हुए देखने को मिलती हैं।
है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे पास कितने तरीके के राइट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उनको भी हम लोग एक एक कर आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा राइट का फॉर्म हमें देखने को मिल रहा है, इसे कहा जाता है पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स गिव टू द सिटीजन द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। तो अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल राइट, इसके नाम से ही क्लियर है कि भैया यहां पर यह बात की जा रही है कि कानून की नजर में, कानून के सामने आप सब बराबर हैं, चाहे आप अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन, कास्ट, जेंडर या फिर लैंग्वेज से आते हो। इन दी प्रेजेंस ऑफ लॉ, अगर आप कानून के सामने हैं, कानून के समक्ष हैं, कानून के आप देखते हैं दोस्तों के अंडर हैं, तो देश के कानून के अंडर सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और आपसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दे इंक्लूड सच राइट एज द राइट टू वोट। जैसे अगर देखा जाए पॉलिटिकल राइट का मतलब क्या है कि आपको वोट देने का राइट मिले। आप किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन से आते हो, अगर आप किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो आपके पास ये पॉलिटिकल राइट है कि आपको वोट देने का सिस्टम मिले। उसी के साथ साथ आप अपने नेता को इलेक्ट कर सकें, आप जिसको अपना नेता बनाना चाहें, इलेक्ट करना चाहें, अपना रिप्रेजेंट, उसको आप चुन सकें, ये भी आपके पास एक पॉलिटिकल राइट है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, कि आपके पास ये राइट है कि आप खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं या फिर आप खुद इलेक्शन के अंदर खड़े होकर नेता बन सकते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। दी राइट टू परफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी टू ज्वाइन, और उसी के साथ साथ आपके ऊपर ये पूरा राइट है, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर आप उनकी आइडियोलॉजी से पूरे तौर पर सहमत हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आपका पॉलिटिकल राइट है। पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड बाय दी सिविल लिबर्टीज, और पूरे तौर पर देखा जाए दोस्तों कि जो हमारी सिविल लिबर्टीज हैं वो पूरे तौर पर पॉलिटिकल राइट्स का ध्यान रखती हैं। कलेक्टिवली सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और अगर देखा जाए दोस्तों कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं। आप सभी को वोट देने का राइट है, इससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। आप अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, डेमोक्रेसी इससे मजबूत होगी। आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट, जेंडर या फिर रिलीजन से आते हो। आपको कंट्री की जो पावर है उसको आपके साथ शेयर की जा रही है, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। आप खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो सकते हैं, इससे डेमोक्रेसी मजबूत होते हुए दिखेगी। पॉलिटिकल राइट्स प्रोटेक्ट द वेल-बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स बाय मेकिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल to the people by giving greater importance to the consensus of individual over that the rulers, by ensuring that the all persons have an opportunity to influence and decision of government। तो अगर देखा जाए किसी भी गवर्नमेंट को अगर हम लोग देखें जो हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है, वो पूरे तौर पर हमें अकाउंटेबल दिखती है। लोग क्या करते हैं दोस्तों कि लोग अपना वोट देते हैं, वोट देने के बाद हमें देखते हैं दोस्तों कि लीडर्स हमें आते हुए दिखते हैं, और ये जो लीडर्स होते हैं इनकी जिम्मेदारी होती है कि भैया गवर्नमेंट को फॉर्म करो। और लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जब गवर्नमेंट बन जाती है तो इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि भाई आपने वादा किया था कि आप सड़क बनाएंगे, आपने कहा था आप रोड बनाएंगे, आपने कहा था कि आप वाईफाई लगाएंगे, और आप अपने लीडर्स से सवाल पूछेंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पॉलिटिकल राइट है। और पॉलिटिकल राइट के जरिए आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की, आपकी जो वेलबींग है, आपकी जो लाइफ उसको अच्छा करने की कोशिश की जाती है। और रूलर्स क्या होते हैं या फिर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव्स होते हैं, हमारे जो लीडर्स होते हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जाता है। दूसरा जो राइट है ना, पॉलिटिकल राइट के बाद अब हम लोग आप सभी को लेकर चल रहे हैं इकोनॉमिक राइट्स की तरफ। इकोनॉमिक राइट्स क्या होते हैं दोस्तों? इकोनॉमिक राइट्स का मतलब है कि बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ एंड एसेंशियल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक राइट्स। आपको घर मिले रहने के लिए, आपको खाना मिले खाने के लिए, आपको कपड़े, अपना बॉडी को ढकने के लिए, तन को ढकने के लिए कपड़े मिले, उसी के साथ साथ आपको अपना इलाज कराने के लिए अच्छी सर्विसेज मिले, हेल्थ सर्विसेज मिले। ये हर एक इंसान की बेसिक नेसेसिटीज हैं और इन्हीं को हम लोग इकोनॉमिक राइट्स के अंदर देखते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज आर ब्रिंगिंग टू प्रोवाइड इकोनॉमिक राइट्स। तो अगर आप किसी भी डेमोक्रेसी को देखते हैं जहां पर हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिलता है, वहां पर ये पूरे तौर पर इंश्योर किया जाता है कि उस कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स को इकोनॉमिक राइट्स भी दिए जाएं। In some countries, citizen, particularly those with low income, receive housing and medical facilities from the state. In other, unemployed persons receive a certain minimum wage so that they can meet with the daily needs। तो अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर आप 18 साल से बड़े हैं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और उसी के साथ साथ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोगों को क्या करती है? बेरोजगारी भत्ता देती है। हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट वेज मिल रहा है, कि जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, क्योंकि अब 18 साल से बड़े हो गए हैं, आपकी कुछ जरूरतें होंगी, तो आप अपने खर्चे को चला सकें, इसके लिए आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। हमारी कंट्री में भी होता है और दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में भी होता है। उसी के साथ साथ जो लोग हमें लो इनकम के देखते हैं, जैसे अगर हमारी कंट्री के अंदर जो लोग हमें
पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हुए दिखते हैं, जो हमें गरीब दिखते हैं या फिर जो पुअर दिखते हैं, गवर्नमेंट उनके लिए क्या करती है? गवर्नमेंट उनके लिए राशन कार्ड इशू करती है और इस राशन कार्ड के जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि आप पर्टिकुलरली खाना या फिर जो अनाज है या फिर जो आप फूड ग्रेन्स हैं वो उनको आसानी से हासिल कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। अगर आप बाहर चावल लेने जाएंगे 40-50 रुपए किलो है, अगर आपके पास राशन कार्ड है जो गवर्नमेंट ने इशू किया है तो आप गवर्नमेंट की शॉप से 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो उनको हासिल कर सकते हैं, ताकि लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज है वो आसानी से मिल जाए, इसीलिए इकोनॉमिक राइट्स को रखा गया है। In India, government has recently introduced a rural employment guarantee scheme among those measure to help poor। तो बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि 2005 में मनरेगा करके ये जो स्कीम थी इसको लॉन्च किया गया और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी कंट्री के अंदर जो गांव में रहने वाले लोग थे ना, वो गांव को छोड़कर शहरों में आ जाते थे और फिर शहरों में आकर मजदूरी किया करते थे। इससे एक तरीके से जो हमारी पॉपुलेशन का बैलेंस था वो भी खराब होता हुआ दिखा और शहर हमारे ओवर पॉपुलेटेड हो गए, बहुत ज्यादा लोग यहां पर आ गए। अब सरकार ने, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीके से इस बात को समझा और उन्होंने साल 2005 के अंदर मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको प्रेजेंट किया। और मनरेगा स्कीम के तहत आप देखते हैं कि ये बात की गई कि अगर आप अपने गांव में हैं तो गवर्नमेंट आपको आपके गांव के अंदर ही क्या करेगी, 100 डेज की काम की गारंटी देगी। और जब आपके पास काम होगा है ना, तो आपको क्या होगी दोस्तों कि अगर आपके पास काम है ना तो ये सारी चीजें आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। इफ आई एम गेटिंग अ वर्क, अगर मुझे काम मिलता है तो मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास पैसा होगा तो मैं खाना खा लूंगा, खाना खरीद लूंगा, मैं अपने घर का इंतजाम कर लूंगा। मैं अगर काम कर पा रहा हूं, मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं अपने कपड़े खरीद सकता हूं। मैं अगर काम कर रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपना इलाज सही तरीके से करा सकता हूं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किस चीज से दोस्तों कि आपको काम मिले, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर बहुत लंबे टाइम से काम कर रही है ताकि जो हमारे रूरल जगह से आने वाले हमारे इंडियंस हैं उनको भी अच्छे तरीके से चीजें प्रेजेंट की जा सकें। अब